हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। हेलो बच्चों, कैसे हो आप? अगर आप बीएससी 6 सेमेस्टर जियोलॉजी पेपर सेकंड देने वाले हैं तो यूनिट 4 के ये क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि ऐसे बहुत से क्वेश्चन होंगे जो इस साल आपके एग्जाम पेपर में इन क्वेश्चन से फंसेंगे। यूनिट 4 का नाम है इन्वायरमेंटल हैजर्ड्स और पेपर सेकंड का नाम है इकोलॉजी, एथोलॉजी, एनवायरमेंटल साइंस एंड वाइल्ड लाइफ। चलिए देख लेते हैं यूनिट 4 के वो कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं जो इस साल आपके एग्जाम पेपर में फंस सकते हैं। तो क्वेश्चन फर्स्ट मैंने लिया है, क्वेश्चन पे जरा थोड़ा ध्यान देना। निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषक ग्रीन हाउस गैस है जो ग्लोबल वार्मिंग में योगदान दे रही है? जो ग्लोबल वार्मिंग में योगदान दे रही है। जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो हिंदी में पढ़ो, जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो इंग्लिश में पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आप डी पे टिक लगा दो, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, एक्सप्लेनेशन नहीं बताऊंगा, बस आप टिक लगाते हुए चलेंगे। कौन सा मानवीय गतिविधि हवा में कणीय पदार्थ का प्रमुख सोर्स है? विच ह्यूमन एक्टिविटी इज अ मेजर सोर्स ऑफ पार्टिकुलेट मैटर इन द एयर? कृषि औद्योगिक उत्सर्जन। जब आपको लगे ना कि यार ये ऑप्शन बिल्कुल राइट है, आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ पे मिल गया आपको औद्योगिक उत्सर्जन यानी कि इंडस्ट्रियल इमिशन, और यही राइट ऑप्शन है। क्योंकि देखो ऐसे बहुत से क्वेश्चन होते हैं ना जिनको पढ़ते पढ़ते राइट ऑप्शन आपके माइंड में आ जाता है। समझ गए इस चीज़ को? चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन प्रदूषित जल होने वाली जनित बीमारी है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ वाटर वन डिसीज कॉज्ड बाय द पॉल्यूट वाटर? हैजा। हैजा क्या होता है? इसका वायरस क्या होता है भाई? क्वेश्चन नंबर 4 देखो जरा, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि वायु और जल प्रदूषण दोनों का प्राथमिक कारण है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, अगर क्वेश्चन छोड़ दिया तो पेपर का एक क्वेश्चन गया, ऐसा मान लो। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि वायु और जल प्रदूषण दोनों का प्राथमिक कारण है? रिसाइकलिंग, कंजर्वेशन, इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज और एफोरेस्टेशन। क्या लग रहा है आपको? क्या लग रहा है? चौथे का राइट ऑप्शन फटाफट यही से बताओ, सी पे टिक लगा दो, ठीक है, इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अम्लीय वर्षा से, देखो ग्रीन हाउस प्रभाव और अम्लीय वर्षा से 1 2 3 या 2 या 3 क्वेश्चन 100% फंसेंगे। ग्रीन हाउस प्रभाव से और अम्लीय वर्षा से आते ही आते हैं। जिस तरह सूरज पूरब से निकलता है उसी तरह ये क्वेश्चन एग्जाम पेपर में रखे हुए मिलते हैं, पक्का बिल्कुल। अम्लीय वर्षा का प्रमुख पर्यावरण प्रभाव क्या है? मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि, ये कभी नहीं हो सकता। जलीय पारिस्थितिक तंत्र का विनाश, हाँ बिल्कुल राइट ऑप्शन है, यहाँ पे टिक लगा दो, बी पे आप बेझिझक। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है, जलवायु परिवर्तन के लिए ग्रीन हाउस प्रभाव का प्राथमिक कारण क्या? व्हाट इज द प्राइमरी कॉज ऑफ द ग्रीन हाउस इफेक्ट फॉर क्लाइमेट चेंज? ओजोन परत का क्षय, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ता स्तर, वनों की कटाई, अम्ल वर्षा, बी पे आप टिक लगा दो, कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ता स्तर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, औद्योगिक स्रोत से जल प्रदूषण को नियंत्रित करने की सामान्य विधि क्या है? औद्योगिक स्रोत से जल प्रदूषण को नियंत्रित करने की सामान्य विधि क्या है? यहाँ पे वनों की कटाई नहीं हो सकती, डिसेलिनेशन कभी नहीं हो सकता, जैविक उपचार और खुली डंपिंग नहीं हो सकता, सी पे आप टिक लगा दो, जैविक उपचार इज द राइट ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है, कौन सी प्रणाली कृषि गतिविधियों से होने वाले मृदा प्रदूषण को रोकने में मदद करती है? विच सिस्टम हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग सॉयल पॉल्यूशन फ्रॉम एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़? कौन सी प्रणाली कृषि गतिविधियों से होने वाले मृदा प्रदूषण को रोकने में मदद मिलती है? फटाफट तेजी से चारों ऑप्शन पढ़ लो, और चारों ऑप्शन पढ़ने के बाद जल्दी फटाफट तेजी से मुझे राइट ऑप्शन कमेंट करो, इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन कौन सा होगा? फटाफट कर दो, जल्दी करो। सी पे आप टिक लगा दो, नहीं सी नंबर इज नॉट राइट, ये बी पे टिक लगाओ, फसल चक्र, क्रॉप रोटेशन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नमा, प्रदूषण को कम करने के लिए अपशिष्ट प्रबंधन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थायी तरीका है? एक स्थायी तरीका है प्रदूषण को कम करने के लिए, अपशिष्ट प्रबंधन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थायी तरीका है? सी पे टिक लगा दो, रिसाइकलिंग। और जब कभी आप ट्रेन वगैरह बस वगैरह से जाते हो तो बड़े बड़े सिटी में इतना बड़ा कूड़ा करकट का ढेर जला है, पहाड़ जैसा लगा है बिल्कुल,
घूमने मन नहीं करेगा वहाँ। ध्यान देना, पहाड़ जैसा लगा है लेकिन उसमें आग भी लगती हुई होती है और साइडों में कुछ मशीनें खड़ी होती हैं जो कि उनको रिसाइकिल कर रही होती हैं। समझ गए इस चीज़ को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो सी पे टिक लगा दो। नमेगा सी नंबर द राइट ऑप्शन। लगा दिया पक्का? नमेगा सी पक्का? आगे बढ़ूँ? अरे यार बोल तो दे करो, आगे बढ़ जाओ। क्वेश्चन नंबर 10 पे जरा थोड़ा ध्यान देना है। स्मोक शब्द गढ़ने वाले पहले वैज्ञानिक कौन थे? डॉक्टर हेनरी एंटोनी। डॉक्टर हेनरी एंटोनी। कस के याद करो, कस के, ताकि कोई क्वेश्चन छूट ना पाए। निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक वायु प्रदूषक है? ओजोन का नाम सुना है? हाँ, यही है द्वितीयक वायु प्रदूषक। ठीक है, बी पे आप टिक लगा दो। ओजोन हटी और दुर्घटना घटी। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। अम्लीय वर्षा का प्राथमिक कारण क्या है? अम्लीय वर्षा का प्राथमिक कारण देखो, अम्लीय वर्षा जो अम्लीय गैस हो, अम्लीय वर्षा करने वाली गैस जो होती है ना, वो मेनली मुख्य गैस, वैसे तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड भी होते हैं, लेकिन जो मुख्य गैस होती है वो सल्फर डाइऑक्साइड होती है। और सल्फर डाइऑक्साइड जो होती है ना, जो वाहन हो गए, उद्योग हो गए, इन धुओं में से क्या होती है? वो सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है। वही क्या होती है? वायुमंडलीय ऑक्सीजन के साथ मिलती है, सल्फ्यूरिक एसिड बनाती है। और जब वो गिरता है ना नीचे, और आप पे अगर गिरा तो त्वचा पे जो होता है ना, हल्के से फफोले टाइप के या त्वचा रोग हो सकता है, पेड़ पौधे नष्ट हो सकते हैं, मतलब बुरे इफेक्ट पड़ेंगे। ऐसे नहीं कि मर जाओगे, बुरे इफेक्ट पड़ेंगे। तो अम्लीय वर्षा का प्राथमिक कारण क्या है? औद्योगिक उत्सर्जन। यहाँ से सल्फर डाइऑक्साइड क्या होती है? बाहर निकलती है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। पता नहीं है आपको यार, कभी तुमने क्वेश्चन एक सुना होगा कि ताजमहल का रंग फीका पड़ता जा रहा है, क्यों? और रीज़न यही होता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गैस अम्लीय वर्षा के निर्माण में योगदान करती है? सबसे पहले ढूंढ लो, सल्फर डाइऑक्साइड। सी नंबर पर टिक लगा दो। ठीक है, 14वां देखते हैं। अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है? 4.5 से 5.5 तक होता है। ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है और ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम पेपर में पूछे जाते हैं। अम्लीय वर्षा मुख्यतः किसके ऑक्साइड के कारण होती है? नाइट्रोजन और सल्फर दो ऑक्साइड के कारण होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। अम्लीय वर्षा मिट्टी की उर्वरता को किस प्रकार प्रभावित करती है? मिट्टी का जो पीएच वैल्यू होती है ना, और पोषक तत्व स्तर को कम कर देती है। ये मत समझना कि मिट्टी की संरचना में सुधार करता है। समझ गए, ये अम्लीय वर्षा है, ये किसी चीज़ में सुधार नहीं करेगी, ये हमेशा बिगाड़ेगी। समझ गए इस चीज़ को। तो सी पे आप टिक लगा दो। सी नंबर इज द राइट ऑप्शन। मिट्टी का पीएच और पोषक तत्व स्तर को कम कर देती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। फोटोकेमिकल स्मोक का प्राथमिक स्रोत क्या है? फोटोकेमिकल स्मोक जो है वो प्राथमिक सोर्स क्या है? देखो इसमें ये देख रहे हो ना, ये औद्योगिक उत्सर्जन यानी कि इंडस्ट्रियल इमिशन, बस यही राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 18। निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषक फोटोकेमिकल स्मोक का प्रमुख घटक है? तो यार सल्फर डाइऑक्साइड नहीं हो सकता। अबे यार NO3 तो कभी सिंगल रहता ही नहीं है, ये यहाँ पे NO2 होना चाहिए था, मिस्टेक हो गई। यहाँ पे NO2 करो, 3 की जगह 2 आ जाएगा। ठीक है, तो यही है हमारा, ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। एक बार फटाफट है इसे क्वेश्चन नंबर 19 पढ़ो। ज़्यादा क्वेश्चन मैंने लिए नहीं है, बस 60 क्वेश्चन लिए हैं आज। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में नाइट्रोजन ऑक्साइड किसके साथ प्रतिक्रिया करके फोटोकेमिकल स्मोक बनाता है? किसके साथ प्रतिक्रिया करके? तो यार गैसों के साथ भी मिल सकता है हैं, पर ये फोटोकेमिकल स्मोक जो होता है ना, वो जब भी नाइट्रोजन जो होता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड किसके साथ प्रतिक्रिया करके फोटोकेमिकल स्मोक बनाता है? डी पे टिक लगा दो, वाष्पशील कार्बनिक यौगिक पे। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है कि फोटोकेमिकल स्मोक से जुड़ा एक विशिष्ट रंग क्या है? भूरा। ए बेटे भूरा, इधर को आ जा। ये भूरा रंग सुना तुमने? भूरा रंग देखा है? नाम तो सुना होगा, भूरा भूरा भूरा, ले भूरा दे भूरा, भूरा ना भूरा। तो ये जो भूरा होता है ना, अजीब सा रंग होता है, देखने में तुम पहचान लोगे यार ये, हाँ ये भूरा रंग है। समझ गए चीज़ को? तो यहाँ पे सी पे टिक लगा दो, भूरा। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। फोटोकेमिकल स्मोक को नियंत्रित करने के लिए कौन सा नियामक उपाय प्रभावी है? कौन सा? वो है उत्सर्जन मानकों का कार्यान्वयन, यानी कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इमिशन स्टैंडर्ड्स। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है क्लासिकल स्मोक का प्राथमिक कारण क्या है? क्लासिकल स्मोक किसके कारण होता है? मेनली काम ये है, अबे कोई ना कोई तो रीज़न होता होगा जिसकी वजह से क्लासिकल स्मोक होता है। तुम क्या समझ रहे हो? कहाँ समझ रहे हो तुम हैं कि अपने आप ही हो रहा, अपना आप नहीं होता? तो इसका भी ठोक दो औद्योगिक उत्सर्जन, जो भी मिला स्मोक ठोक दो औद्योगिक उत्सर्जन, बस छुट्टी। चलो आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 23। क्लासिकल स्मोक का मुख्य घटक क्या है? क्लासिकल स्मोक का मुख्य घटक क्या है? तो क्लासिकल स्मोक का जो मुख्य घटक है वो है और बहुत बढ़िया है, बहुत शानदार है। तो सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है, तो बी पे आप टिक लगा दो। क्यों यार, डरने वाली बात है। चलो 24 देखते हैं। क्लासिकल स्मोक के बने रहने में व्युत्क्रम परतों की क्या भूमिका होती है? ये जो होते हैं ना, प्रदूषकों को ज़मीन के करीब लोग लेते हैं। स्मोक जो होता है ना, धुआं सौमंडल में होता है अपने, ठीक है, जितने भी प्रदूषक होते हैं सबको ज़मीन पे इकट्ठा कर देते हैं। ले बेटा अब तुम्हारे लिए मुश्किल है, ले बेटा प्यार नहीं किया तो क्या किया,
चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड। मिले ठोक दो, कहाँ पर है? ये रही, सी पे आप टिक लगा दो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 26। वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों की प्राथमिक भूमिका क्या है? अरे यार, अवरत किरणों को पहले ही अपने अंदर ले लेंगे, फिर दे मोड़ मार के इधर को फैला देंगे। तो बी पे आप टिक लगा दो, अवरक्त विकिरण को अवशोषित और पुनः प्रसारित करना। समझ गए चीज़ को? अरे यार, यू आर वेरी वेरी इंटेलिजेंट, आपकी तरह कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 27। वायुमंडल कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर में वृद्धि में किस मानक गतिविधि का महत्वपूर्ण योगदान है? यानी कि वायुमंडल कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर में वृद्धि में किस मानक गतिविधि का महत्वपूर्ण योगदान है तो है यार परिवहन का उपयोग। क्या ये राइट ऑप्शन होगा? हाँ यही है, परिवहन का उपयोग। ठोक दो, इसमें क्या है। चलिए 28 देखते हैं। या वनों की कटाई भी हो सकती है, लेकिन वनों की कटाई से इतनी कार्बन डाइऑक्साइड है भाई। 27 का राइट ऑप्शन कौन सा हो सकता है भाई? ये वनों की कटाई। अरे यार, यही राइट ऑप्शन है, बी पे टिक लगाओ इस क्वेश्चन का, वनों की कटाई इज राइट ऑप्शन। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, पृथ्वी की जलवायु पर ग्रीन हाउस प्रभाव का प्राथमिक प्रभाव है? वातावरण को ठंडा करना, ग्लोबल वार्मिंग, सी पे टिक लगा दो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 29। पढ़ो क्वेश्चन, पढ़ो यार, कैसे बैठ गए चुपचाप होकर? क्वेश्चन पढ़ो। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीन हाउस प्रभाव से संबंधित एक सकारात्मक प्रतिक्रिया तंत्र है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म रिलेटेड टू द ग्रीन हाउस इफेक्ट? बादलों का आवरण बनना, बर्फ का पिघलना, बहुत बढ़िया इफेक्ट है बर्फ का पिघलना। जितना ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग यानी कि ग्रीन हाउस इफेक्ट होगा, समझ गए, उतना ज़्यादा जो होगा ना, ये बर्फ़ का पिघलने के चांस ज़्यादा बनेंगे, जिससे तभी तो बोलते हैं समुद्र का स्तर जो है वृद्धि हुई है, वो यूं ही वृद्धि ना हुई है। क्वेश्चन 30 देखो, समतापीय मंडलीय ओजोन परत के क्षरण के लिए कौन सी ग्रीन हाउस गैस मुख्य रूप से जिम्मेदार है? समतापीय मंडलीय ओजोन परत के क्षरण के लिए कौन सी ग्रीन हाउस गैस मुख्य रूप से जिम्मेदार है? वह है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। 31 देखते हैं। पृथ्वी के तापमान को बनाए रखने में ग्रीन हाउस प्रभाव का प्राथमिक कार्य क्या है? ग्रीन हाउस गैस का प्राथमिक कार्य क्या है? वो है गृह को गर्म रखने के लिए उष्मा को फंसाना। अले यही तो काम करती हैं, टेम्परेचर बढ़ जाता है इसका, यानी गृह को गर्म रखने के लिए उष्मा को फंसाना। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक वायु प्रदूषक है जो सीधे वायुमंडल में छोड़ा जाता? कौन सा कह दिया? कौन सा प्राथमिक वायु प्रदूषक है ले जो सीधे वायुमंडल में छोड़ दिया? रॉकेट बना दिया, बिल्कुल इसे रॉकेट। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक वायु प्रदूषक है जो सीधे वायुमंडल में छोड़ा जाता है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड का नाम सुना होगा आपने, सी पे आप टिक लगा दो। वही चलिए 33 देखते हैं। वायुमंडल में वाष्पशील कार्बनिक यौगिक का प्राथमिक स्रोत क्या है? व्हाट इज़ द प्राइमरी सोर्स ऑफ वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन द एटमॉस्फेयर? वायुमंडल में वाष्पशील कार्बनिक यौगिकों का प्राथमिक स्रोत क्या है? वन हो, सी पे आप टिक लगा दो, ऑटोमोबाइल उत्सर्जन, राइट ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 34। ओजोन परत किसको अवरुद्ध करने के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है? द ओजोन लेयर इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लॉकिंग व्हाट? ओजोन परत किसको अवरुद्ध करने के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है? यूवी, अवरक्त किरणों को रोकने के लिए, यहाँ पे आप टिक लगा दो, यूवी विकिरण को रोकने के लिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 35। पृथ्वी के वायुमंडल के किस क्षेत्र में ओजोन परत पाई जाती है? समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। कहाँ है? कहाँ है समताप मंडल? अरे यार ट्रोस्फेयर, ये हैगा, बी पे आप टिक लगा दो, समताप मंडल। ठीक है, चलिए 36 देख लेते हैं। जीवित जीवों के लिए ओजोन परत के क्षरण का मुख्य परिणाम क्या है? मुख्य परिणाम क्या है? ओजोन परत के क्षरण का मुख्य परिणाम क्या है? वो है त्वचा कैंसर का खतरा। ये मैंने बिल्कुल शुरू में बताया था आपको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, ओजोन का ग्रीन हाउस प्रभाव, ग्लोबल वार्मिंग, इनसे 2 3 4 क्वेश्चन पक्का पूछे जाएंगे। कुछ पूछे ना पूछे, पर इनसे जरूर पूछेगा 100%। और है क्या आ सकता है? किस अंतर्राष्ट्रीय समझौते का उद्देश्य ओजोन क्षयकारी पदार्थों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करके ओजोन परत की रक्षा करना है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज द राइट ऑप्शन। आता पेपर में, बहुत इंपॉर्टेंट है, आया हुआ भी है। 38 देखते हैं। कौन सी ग्रीन हाउस गैस बढ़े हुए ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए सबसे अधिक जिम्मेदार है? वह है कार्बन डाइऑक्साइड। आगे मत पढ़ो, आगे बढ़ा दो सीधे। 39 देखते हैं। समुद्र तल पर ग्लोबल वार्मिंग का क्या परिणाम है? हमेशा समुद्र का जो स्तर है वो बढ़ा है। ठीक है, अरे यार बढ़ा कहाँ है इसमें? ये सी पे आप टिक लगा दो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 40। डीडीटी क्या है? व्हाट इज द डीडीटी? पी कोमा पी डैश डाइक्लोरो डाइफेनल ट्राइक्लोरो एथेन। तो डीडीटी यही तो फुल फॉर्म होती है इसकी, डी पे आप टिक लगाओ, गैर बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सिंपल सा। धुआं, राख, धूल किसके मुख्य स्रोत हैं? प्राथमिक प्रदूषक के मुख्य स्रोत हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 42। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत कितना होता है? 0.03%। चलो कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन 43। सीवेज उपचार प्राथमिक उद्देश्य से किया जाता है? सीवेज
उपचार का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो पहले क्वेश्चन समझो, ठीक है। सीवेज उपचार का प्राथमिक उद्देश्य, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट। जो भी क्वेश्चन आपसे नहीं आ रहा ना, एक बार लंबी सांस लेके और उस क्वेश्चन को पहले पढ़ो, फिर उसका आंसर अपने माइंड में लेकर आना। यहाँ पे बीपेटी लगा दो, अपशिष्ट जल से प्रदूषकों को हटाने के लिए, ठीक है। चलिए, अपशिष्ट जल से प्रदूषकों को हटाने के लिए क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। द्वितीयक सीवेज उपचार में प्रयुक्त मुख्य जैविक प्रक्रिया क्या है। तो बातन जो है ना, ये मुख्य जैविक प्रक्रिया है एक। 45 सीवेज उपचार के दौरान कौन से सूक्ष्मजीव कार्बनिक पदार्थों को तोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सिर्फ बैक्टीरिया, जीवाणु जो होते हैं, ठीक है। बहुत सिंपल सा यूनिट है ये वाली, मेरे ख्याल से सबसे इजी यूनिट, और जहाँ से आप सारे के सारे क्वेश्चन कर भी दोगे वो यही वाली यूनिट है। इसलिए इन्हीं क्वेश्चन को बड़े अच्छे से कवर करना है यूनिट 4 के। चलिए, सीवेज के तृतीयक उपचार के दौरान क्लोरीन मिलाने का क्या उद्देश्य है। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ एडिटिंग क्लोरीन डर्निंग ट्रीटमेंट ऑफ स्वेग। पानी को कीटाणु रहित करने के लिए, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं 47। सीवेज उपचार में सक्रिय सिलज प्रक्रिया का उद्देश्य क्या। व्हाट इज द पर्पस ऑफ द एक्टिवेटेड सिलज प्रोसेस इन स्वेग ट्रीटमेंट। अपशिष्ट जल का निस्संदन नहीं हो सकता, ठोस पदार्थों का अपसाधन नहीं हो सकता, कार्बनिक पदार्थों का जैविक उपचार इज द राइट ऑप्शन। सी पे टिक लगा दो, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 48। पढ़ो 48 क्वेश्चन पढ़ो पहले। अरे बड़ा ईजी है यार, बहुत सिंपल है। उचित सीवेज उपचार से कौन सा पर्यावरणीय लाभ जुड़ा है। विच इन्वायरमेंटल बेनिफिट इज द एसोसिएटेड विथ प्रॉपर स्वेग ट्रीटमेंट। हर किसी को लाभ की पड़ी है भैया, जहाँ जहाँ किताबों में भी लाभ घुस गया, किताबों में भी लाभ घुस गया भैया। जल प्रदूषण में वृद्धि, उन्नत पोषक अववाह, सी पे आप टिक लगा दो। जलीय पारिस्थितिकी तंत्र का कम नुकसान, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। यूट्रोफिकेशन क्या है। यूट्रोफिकेशन क्या है। यूट्रोफिकेशन क्या है यार। जल निकायों में पोषक तत्वों की कमी, पानी को ऑक्सीजन देने की प्रक्रिया, पोषक तत्वों के साथ पानी का अत्यधिक संवर्धन। सी पे टिक लगा दो आप, राइट ऑप्शन यही है। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। कौन सा पोषक तत्व अक्सर यूट्रोफिकेशन में सीमित कारक होता है। फास्फोरस होता है। ये जो फास्फोरस तुम देख रहे हो ना बीच में, ये बी नंबर पे टिका पड़ा है, ये आता है भैया क्वेश्चन इसका, फास्फोरस का भी पता नहीं क्या है इसमें। जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में किन जीवों को जल प्रदूषण का जैव सूचक माना जाता है। वो है पादप प्लवक, इज द राइट ऑप्शन। बी पे आप टिक लगा दो। क्वेश्चन नंबर 52 है। निम्नलिखित में से कौन सा मृदा प्रदूषण का जैव सूचक है। केचुआ जो होता है ना, वो हमेशा मृदा प्रदूषण का जैव सूचक है। 53 देखते हैं। पर्यावरण निगरानी में जैव संकेतों का उपयोग करने का उद्देश्य क्या। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ यूजिंग बायो इंडिकेटर्स इन एनवायरमेंटल मॉनिटर्स, ठीक है। यानी कि पर्यावरण निगरानी में जैव संकेतों का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है। प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए, भूकंप का पता लगाने के लिए, पारिस्थितिक तंत्र के स्वास्थ्य का आकलन करने के लिए। सी पे टिक लगा दो, राइट ऑप्शन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। ध्वनि प्रदूषण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य जैव सूचक है। वह है पक्षी। डी पे आप टिक लगाओ। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ो। 55 क्वेश्चन एक बार अच्छे से पढ़ लो, पढ़ो पहले खुद से पढ़ो, अब तुम खुद से पढ़ो। मानव जनित रेडियोधर्मी प्रदूषण का प्राथमिक स्रोत क्या है। यानी कि व्हाट इज़ द प्राइमरी सोर्स ऑफ एंथ्रोपोजेनिक रेडियो एक्टिव पोल्यूशन। जल्दी बताओ बेटा। तो देखो, ये रेडियोधर्मी प्रदूषण जो होता है ना, वो सिर्फ नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र द्वारा होता है, न्यूक्लियर पावर प्लांट द्वारा, ठीक है। होता है ना, रेडियो एक्टिव पदार्थ के विखंडन से प्रदूषण उत्पन्न होता है, जिसको रेडियोधर्मी प्रदूषण कहा जाता है। ये आपको पता होना चाहिए। चलिए 56 देखते हैं। परमाणु दुर्घटना के दौरान आमतौर पर कौन सा रेडियोधर्मी तत्व निकलता है। यूरेनियम का तो विखंडन होता है, उसके विखंडन से ये जो तुम देख रहे हो ना सीजियम 137, ये वाला एलिमेंट क्या होता है, बाहर निकलता है। चलिए 57 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आयनीकरण विकिरण के उच्च स्तर के संपर्क का एक सामान्य प्रभाव है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉमन इफेक्ट ऑफ इपोक्सियो टू हाई लेवल ऑफ आयोनाइजिंग रेडिएशन। तो यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अनुवांशिक उत्परिवर्तन, मेरे ख्याल से इसका राइट ऑप्शन होना चाहिए। हाँ यही है, अनुवांशिक उत्परिवर्तन। चलिए 58 देख लेते हैं। शहरी क्षेत्रों में मानव जनित ध्वनि प्रदूषण का प्राथमिक स्रोत क्या है। ट्रैफिक का नाम सुना है आपने। ट्रैफिक सबसे ज़्यादा मानव जनित ध्वनि प्रदूषण, ट्रैफिक जो होता है टे टों वही तो है ना साहब। चलिए 59 देखते हैं। ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या है। वो होती है हमेशा डेसिबल। बी पे टिक लगा दो, डेसिबल हमेशा। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 है। निम्नलिखित में से कौन औद्योगिक ध्वनि प्रदूषण का सोर्स है। कारखाना जो होता है ना, वो औद्योगिक ध्वनि प्रदूषण का बहुत बड़ा सोर्स होता है। तो कुल 60 क्वेश्चन मैंने आज इस लेक्चर से लिए हैं। इन्हीं 60 क्वेश्चन को यूनिट 4 के अच्छे से आपको कवर करने हैं, याद करने हैं, समझने हैं। कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है, छोड़ना नहीं है, सबको याद करने हैं बढ़िया करके,
ठीक है, और एग्ज़ाम पेपर दे के आना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक्स।